हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ सोशल साइंस विद मी पायल सिंह। और आज हम कर रहे हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इस चैप्टर का नाम सुनने के बाद जो सबसे पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए वो ये है कि व्हाई इज इट कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्योंकि ये तो तय है कि ये पहली बार ऐसा नहीं था कि अंग्रेज 1857 में वॉर कर रहे थे। इससे पहले भी वो कई सारे वॉर्स में इन्वॉल्व थे और ये भी नहीं था कि इस वॉर के बाद हमें आज़ादी मिल गई। सो व्हाई इज इट कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? दैट्स द क्वेश्चन। ओके, टू अंडरस्टैंड दिस वी विल गो इन फ्लैशबैक। थोड़ा सा स्टोरी को पीछे लेके चलते हैं टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड सो दैट यू गेट द कॉन्सेप्ट क्लियर। नाउ यू सी अ टाइमलाइन ऑन योर स्क्रीन। इस टाइमलाइन में आपको दिख रहा है कि 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स टू इंडिया टू ट्रेड विथ इंडिया। Now Mughal Empire was ruling during that time. Jahangir was the ruler. He gives them the permission and that's how they start trading with India till 1757. तो 1608 से 1757 में almost 149 years, to be precise 149 years का गैप है। तो इसका मतलब लगभग 150 सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी इज प्योरली अ ट्रेडिंग कंपनी टिल बैटल ऑफ प्लासी हैपेंस। ये हमें पता है कि बैटल ऑफ प्लासी नवाब ऑफ बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। उनके हाथ में नवाबशिप आ जाती है बंगाल की और वहां से इनका टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट शुरू होता है। टिल 1857 दे आर नो मोर अ ट्रेडिंग कंपनी बट दे ऑल्सो बिकम अ पॉलिटिकल पावर। अब इन 100 सालों में फ्रॉम 1757 टिल 1857 100 years के बीच में ऐसा क्या होता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है। अब इन कारणों को जानेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दैट who are the people who were affected during these 100 years? People from different sections of the Indian society, चाहे वो रूलर्स हों इंडियन स्टेट्स के, सिपॉइज, जमींदार्स, पेजेंट्स, ट्रेडर्स, आर्टिजन्स, पंडित, मौलवीज, ट्राइबल्स, सोल्जर्स, ये सारे ग्रुप अफेक्टेड थे ड्यूरिंग दीज 100 years। अब दूसरा सवाल दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या इन ग्रुप्स ने कभी विद्रोह नहीं किया? क्या ये 100 साल का इंतजार कर रहे थे कि हम 1857 में सब एक साथ अपराइजिंग के लिए उठ खड़े हुए? नहीं, ऐसा नहीं है। दे डिड रिबेल्ड अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी बट देयर रिबेलियन वाज सो स्मॉल और वी कैन से इट वाज लोकलाइज्ड, it was isolated, it didn't convert into a mass movement. There was social political violence, there were tribal movements, Senthal rebellion हुआ, peasants uprisings हुए, blue rebellion that is indigo rebellion, civil rebellions हुए। तो इन 100 सालों में ये सारे rebellions हुए but they were small on scale and they could not convert into a mass uprising and that is why they all came together for revolt of 1857. When that revolt happened, everybody participated in that revolt. Now we will look at the causes. The causes are divided into political, socio-religious, economic, military and immediate causes. तो अलग अलग causes पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में अलग अलग causes आते हैं लिखने के लिए। Let's get started with the political cause first. Now British policy of expansion. आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इन्होंने अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया था। तो इन 100 सालों में इन्होंने आउटराइट वॉर किए। आउटराइट वॉर मतलब बैटल ऑफ बक्सर हुआ, एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, एंग्लो सिख वॉर हुआ। तो जिस तरह से जो राज्य उनको वॉर से मिला उन्होंने उस राज्य पे कब्जा किया। आउटराइट वॉर के बाद आता है सब्सिडरी अलायंस। दूसरी जो पॉलिसी इन्होंने लगाई दूसरे राज्यों को लेने के लिए वो था सब्सिडरी अलायंस। अब ये ऐसा अलायंस था जिस अलायंस को साइन करने के बाद जो प्रिंसली स्टेट्स होंगे वो अपनी इंडिपेंडेंस या फिर सोवरेनिटी खो देंगे। नाउ दिस सब्सिडरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। चेहरा ध्यान से देखिए बिकॉज sometimes a picture is given and then a question is asked to identify the personality. So under subsidiary alliance सबसे पहले तो आपको ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज थी कि आपको जितने भी फॉरेन रिलेशंस हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सरेंडर कर देना पड़ेगा। आप किसी के साथ कोई वॉर में नहीं जा सकते, किसी नेगोशिएशन में नहीं जा सकते और तो और आपके हेडक्वार्टर्स पे आपके स्टेट में एक आपका ब्रिटिश एम्प्लॉइज हर वक्त मौजूद रहेगा। तीसरी चीज होगी दैट यू विल नॉट एम्प्लॉय एनी यूरोपियन ऑफिशियल इन योर
कोर्ट। चौथी चीज होगी दैट यू विल हैव टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश ट्रूप्स इन योर स्टेट। दैट मीन्स कि आप अपनी आर्मी नहीं रख सकते और आप अंग्रेजों द्वारा दिए गए आर्मी को रखेंगे और उसको मेंटेन भी करेंगे, तो उसके पैसे भी आप देंगे। एंड दैट मीन्स दैट यू विल हैव टू पे एंड वर्चुअली यू हैव लॉस्ट योर इंडिपेंडेंस। आपके पास अपनी स्वतंत्रता है नहीं। जिस राजा के पास सेना ना हो, उसकी अपनी आर्मी ना हो, वो राजा कैसा? तो दैट मीन्स कि यू आर जस्ट अ puppet in the hands of the Britishers. So this was subsidiary alliance. Now next is doctrine of lapse. Now doctrine of lapse is basically that any ruler who doesn't have a natural biological male child will lose their kingdom. If they have an adopted son, that son will not be the legal heir to the throne. Here when I say heir, it is H-E-I-R. That H is silent here. And please use these words because these are the key words that should be used in their answer for a good answer writing. So if there is no male legal heir or natural biological heir to the throne, then that kingdom will go to the East India Company. Now Jhansi came under this policy. That means Anand Rao, who was the adopted son of Rani Lakshmi Bai, was not considered as the successor to the throne of Jhansi, and that upsetted Rani Lakshmi Bai. On the pretext of alleged misrule, Lord Dalhousie annexed Awadh, justifying that they will provide a better governance than the Nawab of Awadh. Now the Nawab of Awadh was very, very upset because he had already signed a subsidiary alliance with East India Company, and he was very, very satisfied that now he is safe and secure. He felt betrayed. Of course, after the Nawab of Awadh was being removed from Awadh, the land revenue was increased. It resulted in the rises of the essential commodities like the food, houses, ferries, etc. यही नहीं, जो नवाब के कोर्ट में ऑफिशियल्स काम कर रहे थे, that is the nobles, the soldiers and other officials, they were all removed from their jobs. Not only that, the properties of the talukdars and zamindars were also confiscated. यही नहीं, जो soldiers आर्मी में थे और अवध से बिलोंग करते थे, उनके ऊपर एडेड प्रेशर आ गया था, जो इंक्रीज टैक्सेस थे उसको अपनी फैमिलीज को देने के लिए, पे करने के लिए. So that all resulted in discontentment among the people. Now there is a question in your specimen paper that the British used many policy of expansion. Mention any 3 such policies. तो हमने जितनी भी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज अभी पढ़ी हैं, दैट इज ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ एलिजिड मिसरूल, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड आउटराइट वॉर, यू कैन राइट एनी 3. नेक्स्ट जो रीजन है, पॉलिटिकल रीजन, वो है डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह जफर. नाउ लॉर्ड डलहाउसी अनाउंसेस दैट द सक्सेसर्स ऑफ बहादुर शाह जफर वुड नॉट बी परमिटेड टू यूज द रेड फोर्ट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर. They will be given a place near Qutub Minar and they will go and stay there. Not only that, Lord Canning also announced that his successors will not be allowed to use the imperial title. वो emperor नहीं कहलाएंगे, वो बादशाह नहीं कहलाएंगे, they will be merely prince and princess. Now this hurted the sentiments of people, especially the Muslim people, and they didn't like it. तीसरा reason है treatment meted out to Nana Sahib and Rani Lakshmi Bai. Rani Lakshmi Bai का हमने already पढ़ लिया है in Doctrine of Lapse. Nana Sahib was also an adopted son of Baji Rao too, and Baji Rao was already under the pension of the Britishers. उनकी डेथ के बाद नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया जाता है because he was the adopted son, he was not the legal heir to the throne. He was also removed from Pune, he had to come and stay in Kanpur. So that was also not liked by the people as well as Nana Sahib itself. He was looking for an opportunity to strike back at the East India Company. Now the last topic is एब्सेंटी ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश. ना मुगलों में और अंग्रेजों में क्या फर्क था? जो मुगल थे वो भी हिंदुस्तान के नहीं थे, जो अंग्रेज थे वो भी बाहर से आए थे, लेकिन जो मुगल्स थे वो हिंदुस्तान में रहते थे. अनलाइक द इंग्लिश, जहाँ के जो रूलर हैं ब्रिटिशर्स, वो ब्रिटिश क्राउन वो इंग्लैंड में रह रहा है और यहाँ पे कंपनी के थ्रू रूल कर रहा है. Whereas Muslims ruler like the Mughals, they came here and stayed and ruled here, and whatever revenue was generated here was being used here for the welfare of the
people, unlike the East India Company who was taking all the wealth from India and sending it to the Royal Crown there in England. So ये difference था and it was basically drain of wealth. हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान में ना इस्तेमाल होके, यहाँ के लोगों के लिए ना इस्तेमाल होके ये बाहर देश में जा रहा था, which was drain of wealth. तो ये हो गई political causes. Now we will come to the socio-religious causes. Under the socio-religious causes, interference with the social customs was not liked by the people during that time. लोगों को ये लग रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट इंटरफेरेंस कर रही है उनके रिलीजन और उनकी कस्टम्स में, जबकि समाज की जो कुप्रथाएं थी उस समय की वो थी सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, इन सबको बैन किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। विडोज री मैरिज को इनकरेज किया गया, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को इनकरेज किया गया, लेकिन लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही थी। नाउ दे वर ऑल्सो एप्रीहेंसिव अबाउट द मॉडर्न इनोवेशन। रेलवे ट्रैक्स बिछ रहे थे, टेलीग्राफ लाइंस खड़े किए जा रहे थे, लेकिन वो लोगों को डर था। डर ये था कि ये पोल्स इसलिए खड़े किए जा रहे हैं ताकि अगर किसी को पनिशमेंट देनी होगी तो इन पोल्स पे हैंग किया जाएगा। नाउ रेलवे लाइन को लेके एप्रीहेंशंस थी कि जो कंपार्टमेंट्स होंगे उसमें हिंदू, मुस्लिम्स या अपर कास्ट और लोअर कास्ट को साथ में बैठना होगा। दिस विल मलाइन देयर रिलीजन, सो दैट दे फेल्ट दैट दिस वाज डन इंटेंशनली, और लोगों को इस बात का गुस्सा था। नाउ पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो था ही। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज वेरी वेरी रूड एंड एरोगेंट टुवर्ड्स इंडियन, दे डिसरिस्पेक्टेड देम, दे इल ट्रीटेड देम, दैट वाज आल्सो द रीजन। नाउ करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो पुलिस थी, जो ऑफिशियल्स थे वो करप्ट थे, जो पुअर लोग थे उनके प्रति ज्यादा वो सख्त थे, उनको आप टारगेट करते थे, और जो रिच लोग थे उनसे पैसे लेके उनको छोड़ देते थे। नाउ देयर वाज आल्सो फियर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, जो पंडित थे, मौलवी थे, दे स्टार्टेड फियरिंग दैट दिस वेस्टर्न एजुकेशन विल लीड टू द चेंज इन रिलीजन दैट इज क्रिश्चियनिटी। तो इस बात का भी लोगों को डर था। Now, religious places were also taxed. The land where temples and mosques were built were taxed. Law of Property, Religious Disability Act of 1856 changed the Hindu law of property. अब हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आप किसी और कास्ट में आपने शादी कर ली तो आपको फादर मदर की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। इस चीज को चेंज कर दिया गया रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट के तहत। नाउ इफ यू कन्वर्ट टू अनदर रिलीजन देन यू विल बी गिवन द शेयर इन योर पेरेंट्स प्रॉपर्टी, मतलब आपको डिसोन नहीं करेंगे पेरेंट्स, आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे। अगेन people didn't like it because they thought कि it was an open offer for people to accept any other religion and that was too much for them to accept. ये गुस्सा उनके अंदर भर गया था अंग्रेजी हुकूमत को लेके। So these were some of the socio-religious causes. Now let's come to the economic causes. So under economic causes comes the economic exploitation. आर्थिक तौर पे जो exploitation हो रही थी हिंदुस्तानियों की, उसमें सबसे बड़ा जो cause था वो था कि Indians were forced to export cotton and silk at a very cheap rate. यही नहीं, they were forced to grow plantation crops like indigo and tea. India had to accept the ready-made British goods. जो भी मशीन से बनी हुई चीजें इंडिया में आ रही थी उसको फोर्स किया जा रहा था कि इंडियंस बाय करें। नाउ द इंडियन प्रोडक्ट्स हैड हाई इंपोर्ट ड्यूटीज इन इंग्लैंड, वेयर एज द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स दैट वर कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड हैड वेरी नॉमिनल ड्यूटीज और फॉर दैट मैटर दे वर ड्यूटी फ्री। तो हो क्या रहा था कि दैट द इंडियन क्राफ्ट्स पर्सन could not compete with the British machine made goods. तो ये प्रॉब्लम आ रही थी एंड इट रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली जो कारीगर होगा वो काम छोड़ देगा, क्यों? क्योंकि उसको हाथ से बनाने में सामान को ज़्यादा समय लगता था और जो मशीन से बनी हुई चीज़ें थी वो जल्दी बनती थी, कम समय में बनती थी और कम पैसे लगते थे उसको बनाने में। तो दे कुड नॉट compete with the machine made goods, so they went unemployed. Now India had no agricultural surplus also, which raised the prices of other raw materials in India. So this was all economic exploitation. Now drain of wealth, था क्या drain of wealth? Till Battle of Plassey, all the European traders were getting their gold and silver to buy the raw materials from India. Now after they occupied or conquered Bengal, the raw materials that were bought from the revenue that were collected from Bengal.
Now the gold and silver had stopped coming. The money that was given by the farmers and the peasants as revenue were used to buy the raw materials and was sent to Britain. So that was called drain of wealth. All the wealth from India was going to England. Other than that, of course, there was decay of cottage industry and handicraft. Heavy duties were there on these cottage industries like silk and cotton textile, and very normal duty was there on British good. We already discussed that. Now, export of cotton and silk ceased. Obviously, जब ड्यूटी ज्यादा होगी तो सामान बिकेगा नहीं, तो वो सीज हो जाएगा. कुछ टाइम बाद एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा. एंड ऑफ कोर्स देयर वर नो रॉयल बायर्स. जो कारीगर के रॉयल बायर्स होते थे, उनकी फैमिली, उनकी एक्सटेंडेड फैमिली, नोबल्स, they all used to buy, they all used to patronize these things, artisans, craft persons things. That stopped because there were no more rulers left. Now economic decline of peasantry. Peasantries were also discontent. क्यों? क्योंकि आपने लैंड रेवेन्यू इतनी बढ़ा दी है कि they could not pay the revenue, and that is how they lost their lands because of the heavy burden of taxes. Now growing in unemployment, ending of scholars, preachers and men of art due to a decline of the rulers. Rulers थे ही नहीं जो आपके scholars और इनको आप promote करें. वो rulers जो इनके शौकीन थे वो खत्म हो गए. Thousands of soldiers and officials, administrative posts were removed, and Indians were not given higher posts, so that led to the unemployment. Now, inhuman treatment were given to indigo cultivators. They were forced to grow indigo. हर वो पेजेंट्स जिसकी रजामंदी नहीं भी होती थी, उसको भी इंडिगो उगाना होता था, और अगर वो कोई और क्रॉप उगाएं तो उनके क्रॉप्स को बर्बाद कर दिया जाता था, उनके कैटल्स को ले लिया जाता था एज अ पनिशमेंट. सो पैसे थे नहीं इंडिगो कल्टीवेशन में, क्योंकि उनसे फोर्सफुली उगाया जाता था, कम पैसों में उगाया जाता था, और तो और उनकी जमीनें भी बर्बाद हो जाती थी इंडिगो कल्टीवेशन के बाद. दैट वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन. पॉवर्टी एंड फेमाइन. ऑफ कोर्स फेमाइन आ गया, अगर सूखा पड़ गया तो वैसे ही आप लैंड रेवेन्यूज नहीं दे पा रहे हैं. सूखा पड़ने से फसल नहीं होगी तो आप टैक्सेस तो बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे. तो दैट ऑल्सो रिजल्टेड इन द डिसकंटेंटमेंट. डिक्लाइन ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी. ऑफ कोर्स thousands of talukdars and landlords and zamindars properties were confiscated because of the high land revenue. They could not pay the taxes also, so that was again another reason for the decline of landed aristocracy. तो ये हो गए आपके कुछ आर्थिक कारण, economic causes which led to the revolt of 1857. Now comes the military cause. Military cause is considered to be one of the most important causes of the revolt of 1857. Reason being the ill treatment given to the soldiers. Now, the Indian soldiers were poorly paid, they were ill-fed and badly housed. Not only that, they were forbidden from wearing their caste or sectarian marks, like they were not allowed to grow beard, they were not allowed to wear turban, और कोई भी ऐसी जो कास्ट रिलेटेड चीजें थी उनको अलाउड नहीं थी. दैट हर्टेड द सेंटिमेंट्स ऑफ द इंडियन soldiers. Not only that, under General Service Enlistment Act, according to the traditional belief, it was taboo for a Brahmin to cross overseas. But under the act, any Indian soldiers could be sent overseas on duty, which hurted their sentiments. Obviously, बाहर जाने का मतलब कि non-veg food मिलना, and Brahmins not used to eat non-veg during their time, so they considered it taboo crossing the sea. Now, larger proportions of Indians were employed in the British Army. The ratio was 1:4,000. That means that also resulted in the revolt of 1857, that they were more in number and they could easily take over the Britishers. Less chances of promotion by Indian soldiers के promotions होते ही नहीं थे हायर पोजीशंस पे, और इंडियन सोल्जर्स कुड नॉट गो अबव द पोस्ट ऑफ सूबेदार. तो ये एक अगला कारण हो गया. डेप्रिवेशन ऑफ अलाउंसेस. नाउ जो भत्ता मिलता था, ओवरसीज भत्ता, वो यूरोपियन सोल्जर्स को मिलता था और इंडियन सोल्जर्स को नहीं मिलता था. तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता था उस हिसाब से सैलरी में. दैट ऑल्सो वॉज वन ऑफ द रीजन. फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स. ऑब्वियसली जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस थे, इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे लाइक दिल्ली, इलाहाबाद, वहां पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी एम्प्लॉयड थी. देयर वर नो ब्रिटिश सोल्जर्स इन इट. एंड ऑफ कोर्स इंग्लैंड वाज एंगेज्ड इन सेवरल अदर वॉर्स, सो दे कुड नॉट पे मच अटेंशन here in India. Now, the lower salaries that we have already discussed, that the Indian soldiers were
inadequate to support their families because of the low salary. The British was paid 8 times more salary than the Indian soldiers, and that was a very very important cause which resulted in the revolt of 1857. Now let's come to the immediate cause. Immediate cause बना कारण revolt of 1857 के शुरू होने का कारण था that new Enfield rifles were introduced in the army and these soldiers had to do practice drill. Now the loading process involved bringing the cartridges to the mouth and biting off the top greased paper with the teeth. इसमें कोई मुश्किल काम नहीं था. But the catch was that there was rumor that these cartridges were greased with the fat of cow and pig. And of course, cow is considered holy for the Hindus and pig is taboo for the Muslims. So that resulted in the रिबेल. बंगाल की रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया और जब ये खबर मेरठ पहुंची वहां के भी 85 सिपाहीज ने रिफ्यूज कर दिया ड्रिल करने से और उनको 10 साल की सजा हुई. उन्होंने विद्रोह किया और जेल से अपने बाकी साथियों को भी छुड़ाया. वहां के ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारा एंड दे रीच्ड दिल्ली. रात भर चले वो और वॉक करके दिल्ली पहुंचे. दिल्ली की रेजिमेंट को आगाह किया और बहादुर शाह जफर के सामने जो कि मुगल रूलर थे उस समय उनके पास जाके उनको अपना एम्परर डिक्लेयर किया कि आप हमारे राजा हैं, हमारे पास कोई लीडर नहीं है इस रिवोल्ट को आगे लेके जाने के लिए, तो यू बिकम आवर लीडर. सो द इवेंट दैट हैपेंड इन दिल्ली वाज लेड बाय बहादुर शाह जफर. लखनऊ में बेगम हजरत महल जो कि अवध के नवाब की वाइफ थी उन्होंने लीड किया. कानपुर में नाना साहेब एंड झांसी में ऑफ कोर्स रानी लक्ष्मीबाई. Other centers were Bareilly, Bihar and Faizabad where different people led the rebel. Now you can see a map of India on your screen. You can see Calcutta here. Mangal Pandey, one of the Indian soldiers who was posted there at Barakpur camp, Calcutta, he initiated the rebellion. He refused to use the grease cartridges. He also attacked one of the British officials and for that he was court-martialed. He was executed and for the rest of the fellow sepoy he became a martyr. When this news reached Meerut, 85 sepoys refused to use these greased cartridges. They were all sentenced for 10 years of rigorous imprisonment. जैसे ही उनको सजा सुनाई गई वो भाग के जाते हैं जेल से, अपने फेलो कॉमरेड को रिहा करते हैं और दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं. नेक्स्ट डे जब वो दिल्ली पहुंचते हैं तो वो लाल किले में जाके बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित करते हैं. दो बहादुर शाह जफर was not very interested in taking the leadership as he was himself under the patronage of the British rule, but he was left with no choice. He accepted the leadership and that's how the rebel started. Now comes the consequences of the war. The first and the foremost thing that happened after the war was the East India Company rules comes to an end. There was a transfer of power from East India Company to the British Crown. A member of the British cabinet was appointed as the Secretary of State for India. Lord Canning became the first viceroy under this act. Now, under the Queen Victoria's proclamation, Lord Canning promised that the government of India would not interfere into the religious and social matters of the Indians. उन्हें पता था कि विद्रोह रिलीजियस ग्राउंड पे हुआ था एंड टू अवॉइड सच काइंड ऑफ सिचुएशन इन फ्यूचर दे डिसाइडेड दैट दे विल नॉट इंटरफेयर इनटू द सोशल, रिलीजियस और ट्रेडिशन और कस्टम्स ऑफ द इंडियन. They will treat all subjects equally, which of course didn't happen. They will also grant pardon to all those who had taken part in the war except for those who were found guilty of murder. कि जिसने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स या सोल्जर्स को मारा होगा, जान से मारा होगा, उसके ऊपर सिर्फ मुकदमा चलेगा, बाकी सबको माफी मिल जाएगी. They will also work towards the advancement of the इंडस्ट्रीज इन इंडिया. दैट मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा इंडिया के. नाउ बहादुर शाह जफर वॉज फाउंड गिल्टी. ही वॉज चार्ज्ड ऑफ ट्रेजन और उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया गया एंड ही वॉज सेंट टू रंगून जेल विथ हिज वाइफ. He survived there for 6 years and after that he died in the jail.
Nana Sahib fled to Nepal and he could not be found. So that was the end of the Mughals and the Peshwas. Now, relationship with the princely states, the policy of annexation, that is outright war, and doctrine of lapse, both were abandoned. जिस पॉलिसी के तहत रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब ने इस विद्रोह में भाग लिया था, इस रिबेलियन में पार्टिसिपेट किया था, उन पॉलिसीज को खत्म कर दिया गया. नाउ अ न्यू पॉलिसी वाज अडॉप्टेड, दैट वाज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. It was turning the princes against the people, provinces against provinces, caste against caste, group against group, and above all हिंदूज अगेंस्ट मुस्लिम. तो अगर इस तरह से नहीं तो अब नए तरीके से इन्होंने अपनी पॉलिसी लगाई, दैट इज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. रेशियल एंटागनिज्म, मतलब दे बिलीव्ड दैट द white people were the superior race, and that is why they reserved the Indian railway compartments, parks, hotels, clubs, etc. only for the Europeans. So that was again a superior race discrimination. फॉरेन पॉलिसी जो उनकी थी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी वाज डिक्टेटेड बाय द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. दो एम्स थे, एक तो प्रोटेक्ट the Indian empires and expand the British economic and commercial interest in Asia and Africa. Now racial bitterness बढ़ गई थी. Britishers believed that Indians were unworthy, they could not be trusted, and they always insulted them and humiliated them. उनका विश्वास इंडियन से उठ गया था after this war. Now they remodeled and structured the Indian government based on the idea of superior race. तो जो यूरोपियंस थे उनको हायर पोजीशंस दी जाती थी और इंडियंस को लो पोजीशंस पे रखा जाता था, और ये माना जाता था कि इंडियंस आर नॉट एबल टू बी पोस्टेड ऑन अ हायर ऑफिसेस. Now religious changes, of course we have already discussed, they will not interfere into the customs and traditions of the Indian. Revolt of 1857 का एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था, वो था rise of nationalism. The uprising of 1857 paved way for the rise of national movement. लोगों के अंदर एक देशभक्ति की भावना जागृत होती है इस विद्रोह के बाद. द सैक्रिफाइसेस ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, मंगल पांडे, इट बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर others. Now the heroic struggle also established a valuable tradition of resistance against the British rule. तो ये एक बहुत अच्छी चीज निकल के आती है from the revolt of 1857. Now a very important topic और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, वो है changes in the army. आर्मी में क्या चेंजेस किए गए इस विद्रोह के बाद, क्योंकि it was a sepoys mutiny, उनकी वजह से विद्रोह शुरू हुआ, तो they were very very careful in reorganizing the army so to avoid such kind of war in future. Now the strength of the European troops in India was increased. British soldiers की strength बढ़ा दी गई और Indian soldiers की strength कम की गई. जितने भी की जोग्राफिकल लोकेशंस थे, मिलिट्री पोजीशंस थे, उस पे यूरोपियन को तैनात किया गया, इंडियन सोल्जर्स को हटा दिया गया. नाउ देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रीजन एंड रिलीजन while recruiting people in the army. Now in order to discourage nationalism, उनको लगा कि भाई nationalism वाली feeling बढ़ रही है, तो they wanted to discourage it, and in order to discourage it they introduced caste and community in the army. उसके बेसिस पे भर्तियां होने लगी. न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, नेशनलिस्ट पब्लिकेशंस, दे वर ऑल केप्ट आउट ऑफ रीच फ्रॉम द इंडियन सोल्जर्स. उन तक खबरें ना पहुंचे, उन तक न्यूज़पेपर्स ना पहुंचे, ये सुनिश्चित किया गया सो दैट जो सोल्जर्स थे वो वापस विद्रोह ना कर सकें. ना सोफिस्टिकेटेड वेपन्स एंड एम्युनिशंस वर ऑल्सो केप्ट अवे from the reach of the Indian soldiers. So that was the biggest changes that were made in the army. Now a question has come in your specimen paper of 2025 that the Indian army was reorganized after 1858 to prevent the reoccurrence of another uprising. Analyze this statement by stating any 4 changes made in the army after the revolt. So now you know that what you have to write in the answer. We have discussed 6 points. Any 4
changes you can write. Indians का economic exploitation हो रहा था. Of course, India was turned into a typical colonial economy where exporting raw material from India and importing finished goods from Britain. Indian raw materials को सस्ते दामों में खरीद के ब्रिटेन भेजा जा रहा था या यूरोपियन मार्केट में बेचा जा रहा था और ब्रिटेन से मशीन मेड गुड्स से इंडियन मार्केट को फ्लड किया जा रहा था. Of course, the Indian handicraft and artisans could not compete with the machine made good, and that is why the whole handicraft industries, textile industries collapsed in India. Now the salaries of the soldiers, secretariat, military officers, council members, civil servants, they were all paid from the Indian resources, and it became a heavy burden on the Indian resources. Indigo peasants in Bihar were not happy. They were forced to grow, and there was a large scale uprising in 1866 and 68 because of it. So these were the economic exploitations. There was also a widening gulf between Hindus and Muslims. British policy of divide and rule sowed the seed of discontentment between the two communities. इन दोनों धर्मों को आपस में लड़वा के वो अपने राज्य को और मजबूत करना चाहते थे, and it worked for them in future also. Now the drawbacks of the first war of independence: lack of common cause. Now हर section अपने अपने एक एम को लेके वॉर लड़ रहा था. पेजेंट्स को चाहिए था लेस रेवेन्यू, ट्राइबल्स को चाहिए था अपना फॉरेस्ट एरिया, रूलर्स को चाहिए थे अपनी टेरिटरीज बैक, soldiers they wanted better wages, better working conditions. So everybody had a different motive to fight this war. So there was no common cause. That was lacking basically. Now lack of planning, organization and leadership. कई हिस्सों में जहाँ पे रिवोल्ट हुआ वहाँ पे लीडरशिप नहीं थी, वहाँ पे प्लान्ड चीज़ें नहीं हो रही थी, ऑर्गेनाइजेशन की कमी महसूस हो रही थी. So that also was the problem. Lack of resources in terms of men and money. Of course, Indian soldiers could not compete with the advanced technology that was being used by the British officers, and of course they had some abled officers like Lawrence, Nicholson, Havelock, Outram and Campbell who had some very good experience with them in handling such situations. The movement did not have a nationwide dimension. कई सारे एरिया, पंजाब हो गया, नॉर्थ का पार्ट हो गया, साउथ का पार्ट हो गया, they were not participating in this war. So that also was a drawback. Some of the rulers and big zamindars refused to join the movement. Some sections of the Indian society were hostile to the uprising. Now कई सारे ऐसे राजा थे जिनको लगता था कि हम अंग्रेजों का साथ देंगे तो हमारा राज्य बचा रहेगा, तो they did not participate in the revolt of 1857. So these were the drawbacks because of which the Indians lost the first war of independence. This ends the chapter. I hope it is clear to all of you. Any doubt and query, please drop a message in the comment section and I will get back to you. Thank you everyone.